कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक विशाल कार्गो प्लेन रेगिस्तान के बीचों बीच आसमान में बुरी तरह से हिल रहा होता है। चारों तरफ रेत का तूफान इतना खतरनाक होता है कि प्लेन के अंदर बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। प्लेन का एक इंजन अचानक आवाज करके जलने लगता है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। यही वह पल होता है जब इस कहानी का सबसे खतरनाक हादसा होने वाला होता है। लेकिन यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी थी जो कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। दरअसल मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में एक कंपनी का ऑनियल रिग लगा हुआ होता है, जहां वर्कर्स पिछले कई महीनों से तेल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस जगह से तेल निकालना नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे तेल का कोई भंडार ही नहीं मिलता। कंपनी को जब यह बात पता चलती है तो वह इस ऑनियल रिग को बंद करने का फैसला लेती है। अब इस रिग पर काम कर रहे सभी वर्कर्स को वापस बीजिंग शहर भेजना जरूरी हो जाता है। इसी काम के लिए कंपनी एक कार्गो एयरक्राफ्ट को इस रेगिस्तान में भेजती है, जिसका नाम C-119 फ्लाइंग बॉक्सकार होता है। इस प्लेन को उड़ाने वाले पायलट का नाम कैप्टन फ्रैंक टाउन्स होता है, जो एक बहुत ही अनुभवी और सख्त मिजाज पायलट माना जाता है। फ्रैंक के साथ उसका को पायलट AJ भी मौजूद होता है, जो फ्रैंक का बहुत ही करीबी दोस्त भी होता है। जब फ्रैंक अपने प्लेन के साथ इस ऑनियल रिग पर पहुंचता है तो वहां काम करने वाले सभी वर्कर्स उसे देखकर खुश नहीं होते। दरअसल फ्रैंक को सब लोग शट हिम डाउन टाउन्स के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी फ्रैंक का प्लेन पहुंचता था वहां की रिग बंद हो जाती थी। यहाँ रिग की सुपरवाइजर एक महिला होती है, जिसका नाम कैली जॉनसन होता है। कैली फ्रैंक के पास आकर उसे बताती है कि कौन कौन से वर्कर्स को वापस ले जाना है और कितना सामान लोड करना है। फ्रैंक देखता है कि सामान बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी मशीनरी और टूल्स भी इसी प्लेन में लोड किए जा रहे होते हैं। यहाँ हम कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव वर्कर्स को भी मिलते हैं। सामान और सभी वर्कर्स के प्लेन में बैठते ही अचानक वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है, जिसका नाम एलियट होता है। एलियट का नाम फ्रैंक की पैसेंजर लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए फ्रैंक उसे प्लेन में बैठाने से पहले हिचकिचाता है। लेकिन कैली के कहने पर फ्रैंक एलियट को भी प्लेन में बैठा लेता है, क्योंकि एलियट अकेला यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में रुकना नहीं चाहता था। इसके बाद प्लेन की सारी चेकिंग पूरी होती है और फ्रैंक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार कर देता है। प्लेन ओवरलोडेड होने के बावजूद धीरे धीरे रनवे से उठता है और बीजिंग की तरफ अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है। प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि कुछ ही देर बाद सामने आसमान में एक बहुत बड़ा रेत का तूफान नजर आने लगता है। फ्रैंक का को पायलट AJ यह देखकर घबरा जाता है और फ्रैंक से कहता है कि हमें वापस लैंड कर लेना चाहिए और तूफान थमने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वे वापस लैंड करते हैं तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वे दोबारा उड़ान भर सकें। फ्रैंक यह फैसला करता है कि वह प्लेन को ऊंचाई पर ले जाकर इस तूफान के ऊपर से निकालने की कोशिश करेगा। इसी वजह से फ्रैंक प्लेन की ऊंचाई बढ़ाने लगता है, लेकिन प्लेन में बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से यह कोशिश बहुत खतरनाक साबित होती है। तूफान की रफ्तार बहुत ज्यादा होने की वजह से प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। प्लेन के अंदर एक पैसेंजर सीट से उठकर पीछे रखे सामान को बांधने के लिए कार्गो वाले हिस्से में चला जाता है। ये देखकर एलियट जल्दी से फ्रैंक के पास जाता है और उसे प्लेन की स्पीड कम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इतनी तेज रफ्तार में प्लेन कंट्रोल से बाहर हो सकता है। लेकिन फ्रैंक एलियट की बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी ही रफ्तार से प्लेन को आगे बढ़ाता रहता है। इसी दौरान रेत और धूल इतनी ज्यादा अंदर जाने लगती है कि प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि अब उसके पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। फ्रैंक रेडियो की मदद से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता। फ्रैंक प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से उसे आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ठीक इसी समय प्लेन का पिछला हिस्सा एक बड़ी चट्टान से जोरदार टक्कर खाता है, जिससे पीछे का दरवाजा पूरी तरह से टूटकर खुल जाता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कायल नाम का वर्कर सीधा प्लेन से बाहर की तरफ उड़ जाता है और नीचे रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद प्लेन बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर तेजी से घिसटता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। जब प्लेन आखिरकार रुकता है तो अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक होता है। डॉक्टर गर्बर्ड और न्यूमैन नाम के दोनों वर्कर्स इस दुर्घटना में अपनी जान खो चुके होते हैं, जबकि फ्रैंक खुद भी इस टक्कर में घायल हो जाता है। प्लेन के अंदर एक छोटी सी आग भी लग जाती है, जिसे फ्रैंक तुरंत ही बुझा देता है ताकि बड़ा नुकसान ना हो। बाहर रेत का तूफान अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं होता, इसलिए कोई भी प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता। प्लेन में बचे हुए सभी लोग
इस हादसे को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और कुछ लोग गुस्से में फ्रैंक से सवाल करने लगते हैं कि यह सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन फ्रैंक उन्हें समझाता है कि अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें यह सोचना होगा कि वे यहाँ से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। कुछ घंटों बाद जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो उन्हें यह पता चलता है कि उनका पूरा प्लेन रेत के नीचे पूरी तरह से दब चुका है। तेज हवाओं की वजह से धीरे धीरे रेत हटती है और उनका प्लेन दोबारा से विजिबल हो जाता है। बचे हुए सभी लोग डरते हुए प्लेन से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपनी खाने पीने की सप्लाई की जांच करना शुरू करते हैं। यहाँ उन्हें यह भयानक सच पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन और पानी ही बचा हुआ है। फ्रैंक मैप देखकर सबको बताता है कि वे अपने रास्ते से लगभग 200 मील दूर भटक चुके हैं और यह जगह चाइना का बहुत ही अनजान इलाका है। उनके पास कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं बचा है जिससे वे किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकें। इसी बीच जेरेमी नाम का एक आंख से अंधा वर्कर सामने आता है और कहता है कि वह पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसने पहले कई बार ट्रैकिंग की हुई है। लेकिन वहाँ मौजूद रेडी नाम का अनुभवी आदमी उसे समझाता है कि यह जुलाई का महीना है, जो इस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा गर्म और खतरनाक महीना माना जाता है। रेडी उसे बताता है कि अगर वह 1 गिलास पानी पिएगा तो उसके बदले उसका 10 गुना पसीना निकल जाएगा। यह सब सुनने के बाद जेरेमी को समझ आ जाता है कि अकेले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना नामुमकिन है। मरने वाले तीनों साथियों को रेगिस्तान की रेत में ही दफना दिया जाता है। ये सभी पैसेंजर्स के लिए एक बहुत ही दुखद पल होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई जिंदा रहने की है। उस रात सभी पैसेंजर थके हारे प्लेन के अंदर ही सो जाते हैं ताकि अगले दिन फिर से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन रात के बीच डेविस नाम का एक नौजवान लड़का बाहर वॉशरूम जाने के लिए प्लेन से उतरता है। बाहर अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और डेविस का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। इस ठोकर की वजह से डेविस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रेत के टीले से लुढ़कता हुआ नीचे एक गहरी खाई में जा गिरता है। तूफान की वजह से उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह पूरी तरह से रास्ता भटक जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाता भी है, लेकिन तेज हवाओं के शोर में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। अगली सुबह जब बाकी सभी लोग जागते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डेविस उनके बीच मौजूद नहीं है। सभी मिलकर उसे रेगिस्तान में चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। डेविस रात के तूफान में रेत के नीचे जिंदा ही दफन हो गया होता है और इस तरह से उनके ग्रुप का एक और साथी इस खतरनाक रेगिस्तान का शिकार बन जाता है। अपने एक और साथी को इस तरह खोने के बाद सभी पैसेंजर्स बुरी तरह से डर जाते हैं और उनके अंदर जिंदा बच जाने की उम्मीद कम होने लगती है। इसी दौरान कैली, जो ग्रुप की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक होती है, तो सीधा फ्रैंक के पास जाती है। कैली फ्रैंक से पूछती है कि क्या सच में कोई उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए आएगा और इसके कितने प्रतिशत चांस बचे हैं। फ्रैंक साफ शब्दों में जवाब देता है कि वे इस रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ ढूंढना लगभग नामुमकिन है। फ्रैंक यह भी बताता है कि अगर वे यहाँ से पैदल निकलने की कोशिश करते हैं तो उनका सीमित राशन सिर्फ 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वह यहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना सही समझता है। फ्रैंक की यह बात सुनकर बाकी सभी पैसेंजर्स बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। इस डर की वजह से उनमें से 2 पैसेंजर चुपचाप अपने साथ कुछ पानी की बोतलें लेकर पैदल ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और सख्ती से कहता है कि कोई भी यहाँ से पानी की एक बूंद भी नहीं ले जा सकता। इस बात पर उनके बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी छीना झपटी में पानी की वह कीमती बोतल जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाती है। इसी झगड़े के बीच एलियट नाम का वह अनजान आदमी सामने आता है और सबको शांत करते हुए कहता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जिससे उन सबकी जान बच सकती है। एलियट सबको बताता है कि वह पिछले कुछ दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और अगर सभी लोग मिलकर मेहनत करें तो वे इसके बचे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया छोटा प्लेन तैयार कर सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक हैरान होकर उससे पूछता है कि उसे आखिर प्लेन के बारे में कितनी जानकारी है। एलियट बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि उसका काम पहले प्लेन डिजाइन करना ही हुआ करता था। दरअसल किसी को भी एलियट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वह इस कंपनी का पुराना और पक्का एम्प्लॉय नहीं होता। वह तो बस किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ राहगीर होता है। ये बात सुनने के बाद बाकी सभी पैसेंजर्स में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठती है और वे सभी एलियट का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फ्रैंक इस आइडिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब कुछ नामुमकिन है और इससे सिर्फ उनका वक्त और राशन बर्बाद होगा। अगली सुबह सबको पता चलता है कि लिडल नाम का उनका एक साथी प्लेन से बिना किसी को बताए कहीं चला गया है। ये देखकर कैली उसे ढूंढने के लिए खुद जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है और कहता है कि वह खुद ही उसे ढूंढकर वापस लेकर आएगा। फ्रैंक पानी की एक बोतल लेकर अकेला रेगिस्तान में लिडल की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उनके प्लेन का पिछला हिस्सा
एक चट्टान से टकराया था। यहाँ पहुंचकर फ्रैंक की नजर उस आदमी की लाश पर पड़ती है जो हवा में उड़कर प्लेन से नीचे गिरा था। फ्रैंक जब उसके करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी के शरीर से सारे कपड़े गायब हैं और उसकी बॉडी पर बहुत सारी गोलियों के निशान भी मौजूद हैं। ये सब देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक इसी समय वहाँ लिडल भी आ जाता है, जिसकी तलाश में फ्रैंक यहाँ तक आया होता है। लिडल फ्रैंक को बताता है कि वह इस लाश से अपनी कीमती घड़ी वापस लेने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि वह घड़ी कायल ने पोकर के खेल में उससे जीती थी। लेकिन जब लिडल उस लाश की कलाई देखता है तो वहाँ वह घड़ी मौजूद नहीं होती। लिडल समझ जाता है कि इसका साफ मतलब है कि इस रेगिस्तान में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है जो इतना खतरनाक है कि उसने एक मरे हुए इंसान को भी लूट लिया। फ्रैंक लिडल को वापस कैंप चलने के लिए कहता है, लेकिन लिडल फ्रैंक से सवाल करता है कि वह प्लेन बनाने के आइडिया के खिलाफ क्यों है। फ्रैंक जवाब देता है कि वह लोगों के मन में झूठी उम्मीद नहीं जगाना चाहता, क्योंकि उसे यकीन है कि यह नया प्लेन कभी उड़ नहीं सकता। इस पर लिडल फ्रैंक को एक बहुत गहरी बात समझाता है कि अगर हम किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी जीने की उम्मीद को टूटने से तो बचा ही सकते हैं। लिडल की यह गहरी बात फ्रैंक के दिल पर बहुत असर डालती है और वह आखिरकार सबके साथ मिलकर इस नए प्लेन को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसके मन में अभी भी यह यकीन बना रहता है कि यह काम पूरा करना लगभग नामुमकिन है। फ्रैंक और लिडल दोनों वापस अपने बाकी साथियों के पास आ जाते हैं और जैसे ही वे पहुंचते हैं तो फ्रैंक एलियट से कहता है कि अब वे सब उसके साथ इस नए प्लेन को बनाने में जुट जाएंगे। यह सुनकर कैली बहुत खुश हो जाती है और फ्रैंक को इस फैसले के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बाद सभी पैसेंजर्स एलियट की निगरानी में पुराने प्लेन के मलबे से एक नया छोटा प्लेन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। रेगिस्तान में दिन के समय धूप इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाहर काम करना मौत को दावत देने जैसा होता है। इसी वजह से सभी लोग यह तय करते हैं कि वे दिन में आराम करेंगे और पूरी रात जागकर अपना काम करेंगे। फ्रैंक यह जिम्मेदारी संभालता है कि सभी काम सही तरीके से और सही समय पर पूरा हो, ताकि उनकी खाने पीने की सीमित सप्लाई ज्यादा दिनों तक चल सके। शुरुआत में ही वे प्लेन के आसपास आग जलाते हैं और एक छोटे जनरेटर की मदद से रोशनी का इंतजाम करते हैं ताकि रात के अंधेरे में भी काम किया जा सके। लेकिन उनकी यह मुश्किलें तभी और बढ़ जाती हैं जब एक रात वेल्डिंग का काम करते समय कुछ चिंगारियां सीधे उनके फ्यूल के डिब्बे पर जा गिरती हैं। ये वही फ्यूल होता है जिसे उन्होंने आग जलाने और जनरेटर चलाने के लिए अलग से बचाकर रखा हुआ होता है। चिंगारी गिरते ही वहां एक बहुत जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे आसपास खड़े सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि इस धमाके में किसी की भी जान नहीं जाती, लेकिन उनका सारा का सारा जरूरी फ्यूल जलकर बर्बाद हो जाता है। फ्रैंक सबको बताता है कि अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है जिससे वे आखिरी में अपने बनाए हुए प्लेन को उड़ा सकें। इस वजह से अब उन्हें रात के बजाय दिन की उस चिलचिलाती गर्मी में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बिना जनरेटर के रात में काम करना मुमकिन नहीं रहता। सूरज की तेज गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सभी पैसेंजर्स हार नहीं मानते और अपनी पूरी ताकत से मेहनत करते रहते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, जो होती है प्लेन के एक भारी विंग को सही जगह पर जोड़ने की। उनके पास इस काम में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर यह भारी विंग गलती से रेत पर गिर गया तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई क्रेन मौजूद नहीं होती। एलियट मैक्स नाम के एक पैसेंजर को समझाता है कि उसे विंग के सही पोजीशन में आते ही तुरंत एक रॉड को सही जगह पर फिट करना होगा और उसके पास इसके लिए सिर्फ एक ही मौका होगा। सभी पैसेंजर्स मिलकर इस भारी विंग को धीरे धीरे एक चेन की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन अचानक ही वह चेन बीच से टूट जाती है, जिसके सहारे उन्होंने इस भारी विंग को रोक रखा होता है। विंग बहुत तेजी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ जाता है और सीधा जाकर प्लेन के ढांचे से जा टकराता है। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हफ्तों का काम अब बर्बाद हो गया है। उस वक्त प्लेन के अंदर मैक्स पहले से ही मौजूद होता है, जिसका काम उस विंग को अंदर से रॉड लगाकर सही तरीके से कसना होता है। कुछ ही पलों बाद मैक्स बाहर आता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने यह काम पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया है। असल में यह विंग गिरते गिरते बिल्कुल वहीं पर सेट हो जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह उनके नए प्लेन का बाहरी ढांचा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यह देखकर सभी पैसेंजर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस खुशी के मौके पर सभी लोग मिलकर डांस करते हैं और जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वे यहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे। इसी के साथ वे रेगिस्तान की रेत हटाकर एक साफ रनवे तैयार करने का काम भी शुरू कर देते हैं, ताकि उनका नया प्लेन आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है, जिसमें आसमान से कड़कती हुई बिजलियां गिरने लगती हैं। उनके बनाए हुए प्लेन के विंग के अंदर पेट्रोल भरा हुआ होता है, इसलिए ब्लास्ट के डर से सभी लोग वहां से भागकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन एलियट वहां से नहीं जाता, क्योंकि वह किसी भी हाल में अपनी मेहनत से बनाए हुए
इस प्लेन को नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक उसी पल एलियट के ऊपर एक बहुत ही जोरदार बिजली गिरने वाली होती है, लेकिन आखिरी मौके पर फ्रैंक दौड़कर आता है और एलियट को जोर से खींचकर वहां से दूर गिरा देता है। इस तरह फ्रैंक की वजह से एलियट की जान बच जाती है, क्योंकि फ्रैंक जानता है कि अगर एलियट को कुछ हो जाता तो कोई दूसरा इंसान इस प्लेन का बचा हुआ काम पूरा नहीं कर पाता। इसके बाद सभी पैसेंजर्स मिलकर अपने इस नए प्लेन का नाम फिनिक्स रख देते हैं। उनके इस नए प्लेन पर अभी भी कुछ जरूरी काम बाकी रहता है और साथ ही धीरे धीरे उनका पीने का पानी भी खत्म होने की कगार पर पहुंचने लगता है। एक रात कुछ पैसेंजर्स दूरबीन से देखते हैं कि कुछ दूरी पर रेगिस्तान में कुछ अनजान लोगों ने अपने टेंट लगा रखे हैं। फ्रैंक और मार्क ध्यान से देखने पर समझ जाते हैं कि यह सब लोग असल में खतरनाक स्मगलर्स हैं, जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। फ्रैंक सबसे कहता है कि उन्हें इन स्मगलर्स से पानी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन एलियट इस आइडिया से सख्त मना करता है और कहता है कि अगर फ्रैंक को कुछ हो गया तो फिनिक्स प्लेन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद फ्रैंक अपने कुछ साथियों के साथ इन स्मगलर्स के पास पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। सुरक्षा के लिए फ्रैंक और उसका एक साथी एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वे पीछे से कवर फायर दे सकें। उनके पास पहले से ही बंदूकें मौजूद होती हैं, ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। जैसे ही उनके साथी उन स्मगलर्स से पानी मांगते हैं तो सामने से एक स्मगलर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखते ही फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और लगभग सभी स्मगलर्स को वहीं पर मार गिराते हैं। इस पूरी गोलीबारी के बीच एक स्मगलर बुरी तरह से जख्मी होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक के पास पूरा मौका होता है कि वह उसे पीछे से गोली मार दे, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह एक कातिल नहीं बनना चाहता। इसी बीच लिडल मरे हुए स्मगलर्स की तलाशी लेता है और उनमें से एक की कलाई पर उसे वही घड़ी नजर आती है जो उसने पोकर के खेल में कायल से जीती थी। यह देखकर सबको साफ समझ आ जाता है कि यह वही खतरनाक स्मगलर्स हैं जिन्होंने उनके मरे हुए साथी की लाश से कपड़े और घड़ी दोनों लूटे थे। इसके बाद वे लोग एक जख्मी स्मगलर को पकड़कर अपने कैंप तक ले आते हैं। ग्रुप के कुछ लोग गुस्से में आकर चाहते हैं कि इस जख्मी स्मगलर को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि उसी के साथियों ने उनके एक दोस्त की जान ली थी। लेकिन फ्रैंक इंसानियत के नाते ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और इस बात को लेकर सबके बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है। जब यह बहस चल ही रही होती है, तभी अचानक एलियट अपनी बंदूक निकालता है और उस जख्मी स्मगलर को सीधे गोली मार देता है। इस अचानक हुई घटना के बाद एलियट और फ्रैंक के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। एलियट हर चीज का इल्जाम फ्रैंक पर डालते हुए चिल्लाता है कि फ्रैंक ही उनका पायलट था और उसी की गलती की वजह से वे यहाँ फंसे हुए हैं। एलियट यह भी कहता है कि उसने फ्रैंक को स्मगलर्स के पास जाने से पहले ही रोका था, लेकिन फ्रैंक ने उसकी बात नहीं सुनी, जिस वजह से उनका एक और साथी मारा गया। ये कड़वी बातें सुनकर फ्रैंक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर एलियट के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इस मुक्के की वजह से एलियट की ईगो को बहुत गहरी चोट लगती है और वह सबसे नाराज होकर अलग हो जाता है। एलियट धमकी देता है कि अब वह इस फिनिक्स प्लेन को बिल्कुल भी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसने जितना काम करना था वह कर चुका है। एलियट ताना मारते हुए कहता है कि वह यहाँ अकेला 10 लोगों के बराबर मेहनत करता है, जबकि बाकी सभी लोग सिर्फ बैठकर तमाशा देखते हैं। यह सुनकर कैली एलियट के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके बिना यह प्लेन पूरा करना नामुमकिन है और उन्हें उसकी सख्त जरूरत है। इस पर एलियट एक शर्त रखता है कि अगर सभी लोग खुद आकर उससे माफी मांगेंगे और दोबारा काम पर लौटने की रिक्वेस्ट करेंगे, तभी वह काम पर वापस आएगा। अपनी जान बचाने की मजबूरी में हर किसी को एलियट के सामने झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि फ्रैंक भी एलियट के पास जाकर माफी मांगते हुए कहता है कि वह ही यहाँ का बॉस है और उसे यह काम जरूर पूरा करना चाहिए। फ्रैंक की यह बात सुनकर एलियट का गुस्सा शांत हो जाता है और वह दोबारा से फिनिक्स प्लेन को बनाने के काम में जुट जाता है। कुछ दिनों बाद वे दूरबीन से देखते हैं कि वह स्मगलर जो उस रात बचकर भाग गया था, अब अपने बहुत सारे हथियारबंद साथियों के साथ वापस आ चुका है। लेकिन वे लोग सीधे हमला करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब फ्रैंक की टीम के पास उन्हीं की छीनी हुई बंदूकें मौजूद हैं। इन स्मगलर्स को यह भी अंदाजा होता है कि फ्रैंक की टीम का राशन और पानी जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए वे इंतजार करते रहते हैं कि जब यह सभी लोग कमजोर पड़ जाएंगे तब वे आसानी से उन पर हमला कर सकेंगे। यह खतरा देखकर पूरी टीम और भी ज्यादा जोश के साथ मेहनत करने लगती है, ताकि वे जल्द से जल्द इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकें। आखिरकार उनकी जी तोड़ मेहनत के बाद उनका फिनिक्स प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक इसी दौरान फ्रैंक के हाथ एक पुरानी मैगजीन लग जाती है, जिसमें तरह तरह के छोटे प्लेन के मॉडल्स की तस्वीरें छपी हुई होती हैं। यह देखकर फ्रैंक को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एलियट ने बिल्कुल इन्हीं छोटे मॉडल्स की नकल करके अपने इस फिनिक्स प्लेन का डिजाइन तैयार किया है। तब सबके सामने एक भयानक सच आता है कि एलियट जिन प्लेन की बात करता था वे असल में बच्चों के खेलने वाले
छोटे खिलौने होते हैं। एलियट सिर्फ छोटे रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन ही डिजाइन करता था जो हवा में जरूर उड़ते थे, मगर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई असली और बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। ये सच जानकर वहां मौजूद सभी लोगों का खून खौल उठता है और खासकर इयान नाम का वह आदमी इतना भड़क जाता है कि वह सीधा एलियट के माथे पर अपनी बंदूक रख देता है। इयान गुस्से में चिल्लाता है कि एलियट इतने हफ्तों से उन सब की जिंदगी के साथ खेल रहा था और यह कबाड़ जैसा प्लेन कभी उड़ नहीं पाएगा। लेकिन एलियट को अपने काम पर पूरा भरोसा होता है और वह बिना डरे जवाब देता है कि उसे यकीन है कि यह प्लेन जरूर उड़ेगा। एलियट यह मानता है कि वह सिर्फ छोटे रिमोट कंट्रोल वाले मॉडल प्लेन बनाता था, लेकिन उन छोटे मॉडल्स में भी असली प्लेन से ज्यादा बैलेंस की अहमियत होती है जो उसने इस फिनिक्स में परफेक्ट तरीके से रखा है। फ्रैंक बीच में आकर इयान को रोकता है और गोली चलने से बचा लेता है। ठीक इसी पल रेगिस्तान में एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वह फिनिक्स प्लेन अपने आप हवा में हल्का हल्का ऊपर उठने लगता है। ये नजारा देखकर सबको यकीन हो जाता है कि एलियट का डिजाइन सही है और यह प्लेन सचमुच में उड़ सकता है। उनके अंदर बुझ चुकी उम्मीद की आग फिर से जल उठती है, लेकिन यह तूफान इतना भयंकर होता है कि कुछ ही देर में उनका पूरा फिनिक्स प्लेन रेत के नीचे पूरी तरह से दब जाता है। जब मौसम साफ होता है तो रेत में दबे हुए उस प्लेन को देखकर सब फिर से बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह प्लेन अब उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा और उनकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन फ्रैंक आगे आकर सब में जोश भरते हुए कहता है कि उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस प्लेन को खड़ा किया है और वे इसे हर कीमत पर यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे। फ्रैंक यह भी कहता है कि उनकी फैमिलीज बीजिंग में बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हैं और वे अपने साथियों की कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने देंगे। फ्रैंक की इन हिम्मत भरी बातों को सुनकर पूरी टीम फिर से एक नई ताकत के साथ काम पर लग जाती है। सभी मिलकर पूरी ताकत से इस फिनिक्स प्लेन को रेत के नीचे से बाहर निकालते हैं और खींचकर उस पक्के रास्ते पर ले आते हैं जहां रनवे तैयार किया गया था। इसके बाद एलियट फ्रैंक के पास आकर कहता है कि अब सब कुछ फ्रैंक के हाथों में है और उसे गुड लक कहता है। इसके बाद फ्रैंक पहली बार फिनिक्स प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लेन के इंजन में एक छोटा सा फायर ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज दूर बैठे स्मगलर्स भी सुन लेते हैं। ये सुनते ही फिनिक्स प्लेन का इंजन बंद हो जाता है जिससे सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फ्रैंक हार न मानते हुए दोबारा से प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन बार बार चलने के थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। यह देखकर एलियट समेत सभी लोग बहुत मायूस होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका यह आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तभी फ्रैंक एक आखिरी कोशिश करता है और इस बार फिनिक्स प्लेन का इंजन एक जोरदार झटके के साथ पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है जिससे सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इंजन की इस तेज आवाज को दूर बैठे स्मगलर्स भी सुन लेते हैं और वे अपने घोड़ों पर सवार होकर हाथों में बंदूकें लेकर फिनिक्स प्लेन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ते हैं। यह देखकर सभी पैसेंजर्स फटाफट प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके विंग्स को कसकर पकड़कर लटक जाते हैं। असल में एलियट ने इस फिनिक्स प्लेन को इस तरह डिजाइन किया होता है कि इसमें अंदर बैठकर सफर करने की कोई जगह ही नहीं होती। उन्होंने एक बड़े हवाई जहाज के टूटे फूटे हिस्सों से सिर्फ उड़ने लायक एक हल्का ढांचा तैयार किया होता है ताकि कम पेट्रोल में भी यह आसानी से इस रेगिस्तान से निकल सके। अब फिनिक्स प्लेन उस कच्चे रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और पीछे से आ रहे स्मगलर्स लगातार अपनी बंदूकों से उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। स्मगलर्स की फायरिंग की वजह से फिनिक्स प्लेन के विंग में एक तकनीकी समस्या आ जाती है जिसे देखकर एलियट फौरन प्लेन के पीछे की तरफ जाता है। एलियट अपनी जान पर खेलकर उस खराबी को सही करने की कोशिश करता है ताकि प्लेन ठीक से उड़ सके। इतने में उनका रनवे भी खत्म हो जाता है और फिनिक्स प्लेन तेजी से एक गहरी घाटी की तरफ बढ़ने लगता है। अगले ही पल फिनिक्स प्लेन उस घाटी से नीचे की तरफ गिरने लगता है जिसे देखकर पीछे आ रहे स्मगलर्स अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। स्मगलर्स को यकीन हो जाता है कि फिनिक्स प्लेन घाटी में गिरकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वे सब अपनी जीत मानकर खड़े रह जाते हैं। लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है जब फिनिक्स प्लेन उस गहरी घाटी से निकलकर पूरी स्पीड के साथ हवा में ऊंचाई की तरफ उड़ान भरने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सभी स्मगलर्स बुरी तरह से हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि यह टूटा फूटा प्लेन सच में हवा में उड़ सकता है। दूसरी तरफ फिनिक्स प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उनकी हफ्तों की जी तोड़ मेहनत आखिरकार सफल हो चुकी होती है। इस तरह से वे सभी मौत को मात देकर उस खतरनाक और जानलेवा रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।